फ्रेंड्स, आप सबको नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ सानंद हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप जो कार्य कर रहे हैं उसको बखूबी कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला है। बहुत दिनों में सोच रहा था कि कोविड-19 के बारे में एक चर्चा की जाए। 2 महीने से ऊपर का समय हो गया है और अब हम लगभग सभी, चाहे हम चिकित्सक हैं, चाहे वो आम जन हैं, चाहे वो रोगी हैं, हर व्यक्ति अब कोविड-19 शब्द को अच्छी तरह से समझता है और काफ़ी कुछ इसको समझना भी चाहता है। मेडिकल साइंस अपने हिसाब से समझा रही है, लोग अपने हिसाब से समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। एज ए नेचुरोपैथ, एज ए योगी, मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो 40 साल का अनुभव है उस आधार पर जो मैं समझ पाया हूँ वो मैं आपके सामने रखूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रूबरू हैं। कोई कमेंट करें या लाइक करें जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, आप लोग शामिल हैं। कोई भी एक जना कमेंट करे, लाइक करे, कुछ करे जिससे मुझे पता लगे कि आप जो है हम लोग हाजिर हैं। कोविड-19 कोई नई चीज़ नहीं, महामारी है। महामारी का नाम दिया गया है कोविड-19। कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिजीज़। 2019 में लक्षण पता चले हैं चाइना से। चाइना ने WHO को बताया कि इस तरह के लक्षण यहाँ पाए गए हैं, तो इसका नाम कोविड-19 दिया गया। ये कोई नई बीमारी नहीं है, कोई नई महामारी नहीं है। पिछले हम 300-400 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 1720 में इसका नाम प्लेग था। फिर 1819-20 के आसपास ये हैजा था और 1920 के आसपास इसको स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया। महामारी का नाम इसलिए दे दिया जाता है कि क्योंकि कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा, कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं होता। और उसका कारण ये होता है कि हम पिछले 300 साल का जो हमने रिकॉर्ड देखा उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि लगभग 98-100 साल के दौरान 98
100 साल की जो समय अवधि है, उस दौरान हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ हमारे कर्म ऐसे होते हैं, कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं, कुछ हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ ऐसा कर जाते हैं कि प्रकृति 98-100 साल के आसपास अपनी छड़ी लेकर बैठती है। उसको आप प्रभु कह लीजिए, आप प्रकृति कह लीजिए, उसको यूनिवर्स कह लीजिए, उसको सुप्रीम पावर कह लीजिए, उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी कह लीजिए। तो 100 साल की अवधि के बाद वो अपनी छड़ी लेकर बैठती हैं और उनके पास अपना एक क्वेश्चन पेपर होता है मनुष्य के लिए कि भाई ये पिछले 98-100 साल में आपने ये किया है और अब इसके आपको जवाब देने हैं, आपने दंड भी भोगना है और इसके जवाब भी देने हैं। और अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि अब आगे आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, कैसे चलानी है, किस तरह से आपने अपने नियम कानून बनाने। इससे ये भी साबित होता है कि 98-100 साल में हम एक तो ये भूल जाते हैं कि क्योंकि वो पीढ़ी चली गई होती है। अब 1920 की अगर मैं बात करूँ, स्पेलिश फ्लू की बात करूँ, तो उस समय जो पीढ़ी थी वो चली गई। उससे अगली जो पीढ़ी थी वो भी लगभग जाने की स्थिति में है। अब तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी इस बीमारी को 100 साल बाद अब फिर देख रही है। तो वो पीढ़ी तो चली गई जिसने 1920 में स्पेनिश फ्लू देखा था, कस्में खाई थी कि नहीं हम आगे से अब अपना जीवन सुधारेंगे, अपना हम जीवन शैली सुधारेंगे, आगे हम प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, आगे हम गंदगी पैदा नहीं करेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे, संयम में रहेंगे। लेकिन वो 40-50 साल के बाद हम उस चीज़ को भूलने लग जाते हैं और लगभग 75-80 साल के बाद तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि प्रकृति हमारे लिए ही है, प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं वो हमारे लिए ही हैं और हम उसको मिस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अंधाधुन यूज़ करने लगते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम महसूस कर उपयोग उसका करना शुरू कर देते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? 5 तत्व, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। अब आप ये देखिए कि 1920 में या 1819 में या 1720 के आसपास जब महामारियाँ हुई तब 5 तत्व कितने खराब हुए। 1720 में जितने 5 तत्व हमने खराब किए उससे ज़्यादा 1820 में हालत ख़राब हो गई। उसके बाद 1919-20 के आसपास जब महामारी आई तब उससे और ज़्यादा हालात ख़राब हुए और अब जब ये 219 में ये बीमारी आई तो उससे ज़्यादा हमने और 5 तत्व जो है विषैले कर दिए। मिट्टी हमने विषैली कर दी, पानी हमने विषैला कर दिया, हवा हमने प्रदूषित कर दी, वातावरण हमने प्रदूषित कर दिया, प्लास्टिक का ढेर लगा दिया, सब एक तरह से पहाड़ हमने जो है प्लास्टिक के कर दिए। अब वो क्यों किए कि हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई, हर चीज़ में प्लास्टिक जो है वो इंक्लूड हो गया। कुछ भी है, चाहे वो पन्नी है, चाहे वो टॉय हैं, चाहे हर चीज़ में। आप पिछले 15-20 साल से हम सभी देख रहे हैं कि हमारी सभी चीज़ में, चाहे वो पैकिंग है, चाहे वो फूड है, चाहे वो गिफ्ट्स हैं, प्लास्टिक हमने इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना ज़्यादा यूज़ किया। और जस्ट उसके लिए क्या, हम जैसे सब्ज़ी लेकर आए, सब्ज़ी ठेले से हमने सब्ज़ी अपने फ्रिज में रखी, कहीं रखी और वो हमने थैली फेंक दी। तो थैली इतनी हमने गंदगी प्लास्टिक के रूप में हमने इकट्ठी कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के रूप में हमने गंदगी इतनी इकट्ठी कर ली, हमने अपने नदी सागर में इतनी ज़्यादा गंदगी डाल दी, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो और तरह की कई गंदगियाँ हों, चाहे वो चमड़े के वेस्टेज हो, चाहे वो फैक्ट्रियों की वेस्टेज हो। विकास मनुष्य ने करना है, विकास करना भी चाहिए। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे व्यक्ति का ज्ञान बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से वो नई नई आविष्कार कर रहा है, नई नई चीज़ें ईजाद कर रहा है। तो उस हिसाब से विकास होना चाहिए।
लेकिन प्रकृति के उस पर नहीं होना चाहिए कि हम प्रकृति की छेड़छाड़ करें या प्रकृति के नियमों को ना मानें या इकोलॉजी सिस्टम हमारा जो पृथ्वी का है उसको हम ना मानें। अब हमारे पूरा प्लेनेट का जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ 250-300 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम 700 करोड़ से ऊपर। अब कई बातें मैं कोविड-19 को एक तरह से पॉजिटिव वे में देखता हूँ। पॉजिटिव वे में देखने का कुछ ये कहा जा सकता है कि हमारे को कोविड-19 बहुत कुछ सिखा रहा है और सिखाएगा। सबसे बड़ी बात तो कोविड-19 ने हमारे को ये सिखाई है कि हमने प्रकृति के नियमों से चलना है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। जब आपत्ति आ जाती है तब हम प्रिकॉशन, सावधानी कर सकते हैं। हम घर में भी 2-2 महीने बैठ सकते हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, हम मुंह धो सकते हैं, हम हाथ धो सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, सफाई का ध्यान रख सकते हैं। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयत्न कर सकते हैं। घर में रह के ही व्यायाम कर सकते हैं, घर में ही योगाभ्यास कर सकते हैं, घर में ही प्राकृतिक चीज़ों से मसाले, सब्जी, ड्राई फ्रूट्स जो उपलब्ध चीज़ें हैं। और हमारा भारत देश तो इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली देश है। हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहां हमारे को फल, सब्जियां, अनाज, भोजन, तैयार भोजन, बना हुआ भोजन, कई तरह की वैरायटी, सब कुछ हमारे को उपलब्ध है। हमारी तो मसाले और सब्जियां और फल फ्रूट भी एक दवाई का काम करते हैं, पोषक तत्वों का काम करते हैं। और इससे कोविड से एक ये चीज़ और साबित हुई है कि हम हिंदुस्तानियों का जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। ये बात पूरे वर्ल्ड को अब पता चल गई है, सत्य हो गई है कि, और उस पर अब रिसर्च भी होगी इस बात पर कि एक हिंदुस्तानी पर इस कोविड-19 का इतना ज़्यादा असर क्यों नहीं हुआ बनिस्बत और देशों में। उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है वो ये है कि हम हिंदुस्तानियों का जो इम्यून सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में। क्योंकि हमारे जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो गुण मिलते हैं, हमें जो संस्कार मिलते हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अपना शरीर का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, घर में आएँ तो सफाई अपना शुद्धिकरण कीजिए, कहीं आप जा रहे हैं तो वहाँ का ध्यान रखिए, अपना गमछा साथ रखिए, गमछे से अपने फेस को ढक के रखिए, सबसे नमस्ते कीजिए। अब हम सब नमस्ते करते हैं तो देखिए अभिवादन करने का सबसे कारगर और सबसे सुरक्षित उपाय अब पूरी दुनिया के सामने है कि नमस्ते जो है सबसे कारगर और सुरक्षित उपाय है। तो कोविड को हमारे को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए और पूरी दुनिया को इसमें इस चीज़ का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हिंदुस्तानी की इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत इसीलिए है कि हमारे पास योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ड्रगलेस थेरेपीज़ हैं, आयुर्वेद है, मसाले हैं, ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, जिनकी वजह से एक हिंदुस्तानी का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत है। और इम्यून सिस्टम मजबूत है तो पहली तो बात, कोई भी जीवाणु, कीटाणु या बीमारी का कारक शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। और अगर करेगा तो अगर इम्यून सिस्टम जिस भी व्यक्ति का अच्छा है, मजबूत है, तो वो जो तत्व हैं, जो जीवाणु कीटाणु हैं, जो बीमारी के लक्षण हैं, वो प्रवेश अगर करेंगे भी अंदर शरीर में तो शरीर में इतनी ताकत होगी कि वो उससे लड़ेंगे। कुछ दिन लगेंगे
कुछ दिन परहेज करना पड़ेगा, कुछ दिन दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। वो जो लक्षण हैं, लक्षण को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए वो चीज़ें लेनी पड़ेंगी, लेकिन जान बच जाएगी। एलोपैथी के बारे में थोड़ा सा मैं कोविड-19 के बारे में थोड़ा सा इस चर्चा में जो है मैं एलोपैथी को लाना चाहूँगा। एलोपैथी का सिद्धांत कहता है कि आप पहले बीमार हो जाइए और फिर हमारे पास आइए। और जब एलोपैथी के पास रोगी चला जाता है तो एलोपैथी क्या करती है, सिर्फ कष्ट का निवारण करती है। जो लक्षण उभर रहे हैं उन लक्षण को कंट्रोल करती है, या उन लक्षण की वजह से जो रोगी को कष्ट हो रहा है उसको कष्ट ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एलोपैथी के पास अगर रोग से समाप्त करने की क्षमता होती तो मैं आपको ध्यान कराना चाहूँगा कि आज से 10-12 साल पहले अगर आप में से कोई भी पेशेंट था और वो किसी एलोपैथ के पास गया था तो एलोपैथ ने उसको कुछ टैबलेट दी थी और पीने की दवा दी थी। फिर 2-4 महीने बाद वो गया, वही लक्षण फिर दोबारा से प्रकट हुए तो उसने एक कैप्सूल उसमें जोड़ दिया। साल 1.5-2 साल बाद इंजेक्शन जुड़ गया। और इस बात को आप सभी मानेंगे कि लगभग 8-10 साल के दौरान उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, उसके लक्षण बढ़ते रहे, उसकी दवाई बढ़ती रही, उसका रोग बढ़ता रहा। और 10-12 साल में वो जो एक पेशेंट एलोपैथ के पास 8-10 साल पहले कुछ लक्षण लेकर गया था बीमारी के, वो ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया। तो मैं एलोपैथ से पूछना चाहूँगा, एलोपैथी से पूछना चाहूँगा, और आप सबसे भी जो एलोपैथी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि एलोपैथी के पास ही चिकित्सा है, सबसे कारगर चिकित्सा अगर है तो वो एलोपैथी ही है, ये अगर भ्रम जिसको भी है, तो उन भ्रम के रखने वालों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि 8-10 साल पहले आप या आपका कोई संबंधी या आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त जिस बीमारी को लेकर गया था, जिस लक्षण को लेकर गया था, 2-4 गोलियों से वो जो इलाज शुरू हुआ था एलोपैथी का, वो 8-10 साल में ऑपरेशन थिएटर तक क्यों पहुंच गया? ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच गया तो इसका मतलब ये हुआ कि एलोपैथी के पास कोई भी कारगर इलाज नहीं है। सिर्फ जो लक्षण है, आपको बुखार हो गया, आपको खांसी हो गई, आपको जुकाम हो गया, आपको दर्द हो गया, आपको बेचैनी हो गई, आपको घबराहट हो गई, जो भी लक्षण है, शरीर का लक्षण जो शरीर के अंदर के जो पार्ट हैं या शरीर जो रिएक्ट कर रहा है, जो भी समस्या शरीर में है, बैक्टीरिया चला गया है, जीवाणु चला गया है, रोग चला गया है, विजातीय द्रव्य पैदा हो गए हैं, जो भी है उसको प्रति जो शरीर रिएक्ट कर रहा है, प्रतिक्रिया कर रहा है, वो लक्षण है। उन लक्षणों को एलोपैथ सिर्फ क्या कर रहा है, दबा रहा है। दवा का मतलब दबा रहा है। इसको मैं एक और आपको अगर बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूँ कि अगर आपके घुटनों में दर्द है तो एलोपैथ ने क्या किया, आपको दवाई दे दी कि भाई ये दिन में 2 बार खानी है, 3 बार खानी है, बीड़ी या टीडिया, दिन में 3 बार या 2 बार। आपने गोली खाई, आपको लग रहा है कि दर्द नहीं, जबकि दर्द है। दवाई क्या कर रही है, सप्रेस कर रही है, दबा रही है। जो न्यूरॉन्स बॉडी में, जो न्यूरॉन्स जो ब्रेन को बताते हैं, अगर आपके कहीं भी तकलीफ़ है, कोई भी तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ के बारे में जो न्यूरॉन, जो नर्व्स आपके ब्रेन को इंडिकेट बताती हैं, मैसेज पहुंचाती हैं कि आपके घुटने में दर्द है, उसको एक तरह से सप्रेस कर दिया, उसको एक तरह से दबा दिया, और इस तरह से उसको पैरालाइज कर दिया। घुटने में दर्द खत्म नहीं हुआ,
दवाई खाने से घुटने का दर्द समाप्त नहीं हुआ। एलोपैथी दवाई खाने से घुटने के दर्द का इलाज नहीं हो गया। सिर्फ क्या हुआ कि उस दवाई ने ये काम किया कि सप्रेस कर दिया, अब आपके शरीर को महसूस नहीं हो रहा है कि दर्द है, जबकि दर्द घुटनों में है, आपको सिर्फ महसूस नहीं हो रहा। फिर कहा जाता है कि 6 घंटे बाद फिर रिपीट कर लेना दवाई को। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि 6 घंटे के बाद फिर आपको वो जो दवाई है 6 घंटे तक काम कर, उसका असर रहता है, और 6 घंटे के बाद फिर आपको दर्द महसूस होने लग जाता है, तो फिर आप वो दवाई ले लेते हैं। तो दवाइयाँ, एलोपैथी दवाइयाँ जो काम कर रही हैं वो सिर्फ सप्रेस कर रही हैं, आपको महसूस ना हो वो काम कर रही हैं, दबा रही हैं। जितने भी आपके रोग हैं उनको शरीर में ही दबा रही हैं, डंप कर रही हैं। जो जितना भी दर्द है, जितने भी कारण हैं, जितना भी रोग से होने वाली तकलीफ़ें हैं, उनको एलोपैथी सिर्फ दबा रही है। मैं एलोपैथ को या एलोपैथी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। इमरजेंसी केस में एलोपैथ और एलोपैथी में ही जाना होगा। अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी टांग टूट जाए, तो एलोपैथी में ही टांग का इलाज है और कहीं इलाज नहीं है। मिट्टी पट्टी लगाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए एलोपैथी इमरजेंसी के लिए ही बनी है। जब आपकी जान बचानी है तो उसके लिए बनी है। आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, उसके लिए बनी है। हमारे पुरानी पीढ़ियाँ कैसे ठीक रहती थीं? तब ना इतने बड़े अस्पताल थे, ना इतने बड़े डॉक्टर थे, ना दवाइयाँ थी, ना ऑपरेशन थे। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी पुरानी पीढ़ियाँ ठीक रही हैं, आयुर्वेद से ठीक रही हैं, जड़ी बूटियों से ठीक रही हैं, काढ़े से ठीक रही हैं, सब्जियां खाकर ठीक रही हैं, फल खाकर ठीक रही हैं, प्रकृति के नज़दीक रहकर ठीक रही हैं, नदी नालों में नहाकर ठीक रही हैं। हमारे देश के बच्चे कीचड़ में, रेत में, मिट्टी में पलकर बड़े हुए हैं, और इसीलिए उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इतनी बड़ी आपदा आने के बाद, इतनी बड़ी महामारी आने के बाद, जो भयानक जो त्रासदी हो सकती थी और जिसका भय भी था, लॉकडाउन लगाने के पीछे का जो सबसे बड़ा आशंका थी वो यही थी कि हिंदुस्तान हमारा बहुत जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर वो इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारा देश है तो क्या होगा। लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम कीचड़ में खेलते रहे हैं, रेत में खेलते रहे हैं, पहाड़ों पर कूद छलांगे लगाई हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़े हैं, उतरे हैं। और ये भी हमारी कमी है कि अब हमारी जो नई जनरेशन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है। ना उनको कीचड़ में खेलने दिया जाता है, ना मिट्टी में खेलने दिया जाता है, ना पोखर, तालाब, नदी कहीं नहीं आने जाने दिया जाता है, ना पेड़ों पर चढ़ने दिया जाता है। तो उससे इम्यून सिस्टम आने वाली पीढ़ियों का कमज़ोर हो रहा है। रास्ता एक ही है, ड्रगलेस थेरेपीज़। हिंदुस्तान की जितनी भी ड्रगलेस थेरेपीज़ हैं, चाहे वो योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूपंक्चर है, रेकी है, आयुर्वेद है, जितने भी एलोपैथी को छोड़कर जितने भी हिंदुस्तान में जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनको प्रमुखता दी जानी चाहिए। अब समय आ गया है, इस बात को सभी को सोचना चाहिए, सभी लेवल पर सोचना चाहिए, सरकारी लेवल पर सोचना चाहिए, WHO के लेवल पर सोचा जाना चाहिए, और बड़े लेवल पर सोचा जाना चाहिए। लेकिन पिछला जो इतिहास है, पिछला जो हम देखते हैं, सरकारें और वो इस तरफ नहीं सोचेंगे। ड्रगलेस थेरेपी क्या कहती है? हालांकि ये सारी चीज़ अब हर बार जब भी बीमारी आती है, हर बार हम महामारी आती है, विपदा आती है, तो सब इस बात को मानते हैं कि हाँ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग का ही सहारा लिया जाना चाहिए।
लेकिन बस 2-4 साल 10 साल बाद जब वो कोई वैक्सीन बन जाती है, कोई दवाई आ जाती है, कोई ट्रीटमेंट आ जाता है, तो फिर हम धीरे 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 उस चीज़ को जो है हम भूलना शुरू कर देते हैं और हम फिर उसी ट्रैक पर आ जाते हैं। अब भी यही होगा, 2-4 साल 5-10 साल जो है कहा जाएगा हाँ जी नमस्ते बहुत अच्छी चीज़ है, भारत की संस्कृति बहुत अच्छी चीज़ है, आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, योग प्राकृतिक चिकित्सा बहुत बढ़िया है, संयम बहुत बढ़िया है, प्राकृतिक जीवन शैली बहुत बढ़िया है, ऋषि मुनियों की धरोहर बहुत बढ़िया है। लेकिन 15-20 साल तक ये चलेगा। 15-20 साल के बाद हम लोग भूल जाएंगे कि भाई ये इस तरह की, जैसे हम पिछली बीमारियों महामारियों को भूल गए, हम कोविड-19 को भी 15-20 साल बाद भूल जाएंगे। आने वाली पीढ़ी और बड़ी हो जाएगी और धीरे धीरे अगली जो पीढ़ी होगी वो तो सिर्फ किताबों में या कहीं पढ़ेगी कि हाँ 2019 के आसपास कोई महामारी हुई थी कोविड-19 के नाम से, वो सब भूल जाएंगे और फिर उसी रूटीन पर हम आ जाएंगे। वही अनुशासन तोड़ना, प्रकृति का दोहन करना, ओवर प्रोटेक्शन करना और प्रकृति के नियमों को ना मानना वगैरह वगैरह, कचरा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, गंदे सब पांचों तत्वों को और मैला करना शुरू कर देंगे, विषैला करना शुरू कर देंगे और फिर वो 100 साल के बाद फिर वो एक इससे भी बड़ा जो है कोई महामारी आएगी। हम 100 साल में क्या करते हैं, सीखते कुछ नहीं है, सुधरते नहीं है, हम उस चीज़ को और बिगाड़ते हैं। अब 98-100 साल के बाद अगर कोई महामारी आती है तो वो इससे भी भयंकर बीमारी आएगी, उसका इम्पैक्ट और भी भयंकर होगा, क्योंकि हम आने वाले, अगर ये हम रिकॉर्ड पिछला लेके चलें 300-400 साल का, कि अगर 100 साल के बाद इस तरह की महामारी आती है, तो अगर हम 2120 के आसपास का हम देखें तो 2120 में जो भी बीमारी आएगी उसको हम जो भी नया नाम दे देंगे। उस बीमारी का भी हमारे पास उस समय कोई वैक्सीन नहीं होगा, कोई इलाज नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, लेकिन अब इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर चुके होंगे, इतना हम पांचों तत्वों को प्रदूषित कर चुके होंगे, इतना हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर चुके होंगे कि वो जो बीमारी है वो और भयंकर रूप में आ जाएगी। क्योंकि हम इस दौरान कई नियमों को तोड़ेंगे, कई ऐसे